रेम अपने बेडरूम में वापस आई। हाथ में वो चीज थी जिसे हिज हाइनेस ने लिटिल टॉय कहा था। रोलैंड ने इसके साथ एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस भी दिए थे। होल्ड बोथ एंड्स ऑफ द स्क्वायर फ्रेम एंड प्रैक्टिस योर एबिलिटीज। और याद रहे, कर्टन्स को ड्रॉ करना। रेम ने इस सो कॉल्ड टॉय को ध्यान से देखा। यह एक स्क्वायर फ्रेम था, कॉपर वायर से बना हुआ, जिसके ऊपर एक क्लियर स्फेरिकल ग्लास लगा था। थोड़ा और देखा तो पता चला कि स्फीयर के अंदर का कॉपर वायर एक पतले मेटल फिलामेंट से रिप्लेस किया गया था। यह क्या है? रैम ने कंफ्यूजन में अपने सिर को खुजाते हुए सोचा, लेकिन उसने डिसाइड किया कि वह इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेगी। आखिर यह तो प्रैक्टिस का नाम है, उसने खुद से कहा। गहरी सांस लेते हुए रैम ने अपनी मैजिकल पावर्स चैनल करना शुरू किया। पहले कुछ नहीं हुआ, लेकिन जल्दी ही एक चमक उसकी आंखों के सामने आई। ग्लास स्फीयर के अंदर का फिलामेंट एक पतली येलो लाइट में बदल गया और उसकी ब्राइटनेस जल्दी से बढ़ गई। वाह! रैम ने सोचा। अब तो यह चमक इतनी डैज़लिंग थी कि वह अपनी आंखें नहीं विश्वास कर पा रही थी। उसका डार्क रूम एक सॉफ्ट ग्लो से रोशन हो गया, जो किसी भी कैंडल से ज्यादा चमक रहा था। लेकिन अचानक एक सॉफ्ट पॉप सुना और चमक बंद हो गई। सब कुछ फिर से अंधेरे में चला गया। रेम अभी भी शॉक में थी। जल्दी से वह रोलैंड के ऑफिस गई। दरवाजा खोलते ही उसने बुलंद आवाज में कहा, यह ग्लास क्यों चमक रहा था, लेकिन अब नहीं हो रहा? रोलैंड ने हैरानी से देखा। अपनी क्विल नीचे रखते हुए उसने रैम से टॉय लिया, क्योंकि उसने इतनी जल्दी सक्सेस हासिल की थी। यह उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था। यह एक लाइट बल्ब है, रोलैंड ने कहा, ग्लास बल्ब को अपने उंगलियों में घुमाते हुए। फिर उसने समझाया, जो लाइटनिंग तुम हार्नेस करती हो वह फिलामेंट को इग्नाइट करती है, जिससे यह कंटिन्यूअस लाइट इमिट होता है। कॉपर वायर्स को करीब लाते हुए उसने बल्ब को वापस अटैच किया और कहा, कीप प्रैक्टिसिंग रेम। जब रैम अपने बेडरूम में वापस आई तो लिली बिस्तर के सिरहाने पर लेटी हुई थी, फंडामेंटल्स ऑफ नेचुरल साइंस पढ़ते हुए। लिली ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि रैम इतनी सुबह उठ जाएगी और उसने ब्रेकफास्ट लाने के लिए कहा। रैम ने कर्टन्स को खींचकर रूम को अंधेरा कर दिया। लिली ने कंफ्यूज होकर पूछा, तुम क्या कर रही हो? मैं अपनी एबिलिटीज प्रैक्टिस कर रही हूँ, रैम ने जवाब दिया। लिली ने अपनी आंखें घुमाते हुए कहा कि वह मेन हॉल में जाकर पढ़ना चाहती है, लेकिन रैम ने उसे रोका, एक मिस्चीवस स्माइल के साथ। क्या तुम्हें अंधेरे से डर लगता है? लिली ने टीज करते हुए पूछा। रैम ने गुस्से से अपने गले को फुलाते हुए कहा, मुझे बस किसी का साथ चाहिए। उसका मन कर रहा था कि कोई उसकी प्रोग्रेस देखे और शायद उसकी एबिलिटीज की तारीफ करे। अगर वह फेल होती तो किसी से थोड़ा कंफर्टिंग वर्ड भी मिल जाता। लिली ने सुना कि रेम लाइटनिंग हार्नेस करने वाली है, तो वह दरवाजे के पास आई, एंग्जाइटी से भरी। रेम ने अपना मैजिक चैनल करना शुरू किया। उसके दिमाग में कैंप के दिन याद आए। हकारोव हमेशा उसकी एक्शंस की निंदा करता था जब भी वह अपनी एबिलिटीज प्रैक्टिस करती थी, लेकिन प्रिंस ने उसकी ट्रेनिंग में मदद करते हुए ने सारे आयरन ऑब्जेक्ट्स, छोटी से छोटी नेल तक, कॉपर से रिप्लेस कर दिए थे। यह बॉर्डर टाउन के अनुभव ने रेम की इच्छा को और भी बढ़ा दिया कि वह ज्यादा उपयोगी बने। इन यादों के साथ उसने अपनी एबिलिटीज को जल्दी से टैप करना शुरू किया। उसके हाथों से मैजिक लीपिंग हुई, स्पीड और इंटेंसिटी दोनों बढ़ते गए। फिर रैम ने एक छोटी सी स्पार्क देखी और कुछ ही पल बाद उसने इलेक्ट्रिसिटी का आर्क पहली बार देखा। उसने अपनी शक्तियों का सही मायने समझा। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट्स मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिज्म जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी। उसका मन खुश हो गया। अचानक रोलैंड के ऑफिस का दरवाजा खुल गया जब रैम जल्दी से कॉपर वायर फ्रेम लेकर अंदर आई। रोलैंड ने आंखें खोलकर देखा कि रैम ने डिवाइस को डेस्क पर रखा। वह फ्रेम को टच नहीं कर रही थी, लेकिन जहां कॉपर वायर टूटी थी वहां एक आर्क ऑफ लाइट बना रहा। यह देखकर रोलैंड का मुंह खुल गया। यह क्या देख रहा हूं मैं, उसने सोचा। एक ऐसा सिस्टम जो बिना किसी एक्सटर्नल सोर्स के इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा था। रोलैंड ने पूछा, तुमने यह कैसे किया? रैम की आंखें चमक रही थीं जब उसने एक्साइटमेंट से समझाया कि जब रोलैंड ने कहा था कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म इंट्रिंसिकली लिंक्ड हैं, तो उसने सोचा कि क्या उसकी मैग्नेटाइज करने की एबिलिटी इलेक्ट्रिकल करंट इंड्यूस करने में भी काम आ सकती है। रोलैंड ने यह भी बताया था कि लाइटनिंग जनरेट करने के लिए मैग्नेटिक फोर्सेस में चेंजेस की जरूरत होती है, इसलिए उसने कॉपर वायर पर मैग्नेटिक फोर्स को कंटिन्यूअसली ऑल्टर करने का एक्सपेरिमेंट किया, और यह फिनोमेनॉन उसके सामने था। रोलैंड को समझ आया कि रैम की एबिलिटीज को आम ज्ञान से नहीं नापा जा सकता। उसके पास वो शक्ति थी जो मैग्नेटिज्म को बिना किसी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस के ऑटोनोमसली बदल सकती थी। लेकिन उसने यह भी सोचा कि क्या रैम ने एन्चांटेड ऑब्जेक्ट्स के मैग्नेटिज्म में कभी चेंजेस नोटिस नहीं किए।
रैम ने समझाया कि जब वह विच एसोसिएशन में थी, उसने किसी ऑब्जेक्ट की मैग्नेटिज्म को अपनी मर्जी से बदलने का सोचा था। उसने सोचा कि जब जरूरत ना हो तो उसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को कम कर दे, ताकि उसकी फेलो सिस्टर्स को परेशानी ना हो। लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। ऑब्जेक्ट की मैग्नेटिज्म हमेशा कांस्टेंट रही। उसने सोचा कि शायद यह आइडिया अटेन करना मुश्किल है, इसलिए उसने फिर से कोशिश नहीं की। रोलैंड ने फिर नाइटिंगेल की तरफ देखा और रेम की मैजिक के बारे में पूछा। नाइटिंगेल ने मिस्ट से निकलते हुए मुस्कुराते हुए कहा, यह तो बहते पानी की तरह है। यह सुनकर रेम की आवाज एक्साइटमेंट से कांप गई। रोलैंड ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा। तुम्हारी एबिलिटीज सच में इवॉल्व हो गई हैं। बिना रिलेंटलेस प्रैक्टिस के कोई भी इतनी जल्दी अपनी एबिलिटीज नहीं समझ सकता। उसने तारीफ की। तुमने बहुत अच्छा किया है। आज से रैम द विचेस यूनियन की छठी विच है जिनकी एबिलिटीज इवॉल्व हुई हैं। रेम की आंखें चमक गईं। मैं कब से रोलैंड की मदद करने लगी। रोलैंड ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत सारी चीजें हैं। जैसे मैंने पहले कहा था, तुम्हारा पोटेंशियल बॉम्बलेस है। लेकिन पहले उसने रैम को अच्छा रेस्ट लेने को कहा, क्योंकि उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे। रैम ने विगरसली नोट किया। जब रैम ऑफिस से गई, नाइटिंगेल ने तुरंत दरवाजा बंद किया और लॉक कर दिया। फिर रोलैंड के पास गई। वह वापस डेस्क पर या विंडो के पास नहीं गई, बल्कि सीधा रोलैंड के पास टेलीपोर्ट हो गई। एक्साइटमेंट से उसने रोलैंड के शोल्डर्स को पकड़ा। थोड़ा झुकते हुए तक उसके गोल्डन बालों का छोटा सा झलका रोलैंड के चेहरे को छू गया। रोलैंड ने उसकी ड्यूवी आंखों और नरम लाल लिप्स की तरफ देखा और उसका दिल तेज हो गया। क्या वह सोच रही है यह सब यहाँ, अभी दिन की रोशनी में? लेकिन नाइटिंगेल के अगले शब्द ने उसे हैरान कर दिया। मुझे बताओ रोलैंड, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे मैं अपनी एबिलिटीज इवॉल्व कर सकूं बिना टेक्स्ट बुक्स को समझे? उसने जाना कि रेम शायद किताब की सामग्री नहीं समझ रही थी, लेकिन फिर भी उसकी नई एबिलिटी इवॉल्व हो गई। नाइटिंगेल ने पूछा कि क्या उसे भी टॉयज के साथ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यह बातें सुनकर रोलैंड थोड़ी निराशा महसूस की। यह थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है नाइटिंगेल, उसने कहा। एगाथा के मुताबिक किसी को अपनी एबिलिटी से जुड़ी कोई फिनोमेनन को देखना पड़ेगा, तब जाकर एवोल्यूशन ट्रिगर होता है। नाइटिंगेल की एबिलिटी बहुत मिस्टिकल थी और रोलैंड को इसके प्रिंसिपल समझने में मुश्किल हो रही थी। तुम्हें अपनी मैजिक को कंसोलिडेट करने के लिए सारी साइंटिफिक नॉलेज, इंक्लूडिंग एडवांस्ड मैथमेटिक्स, समझनी पड़ेगी, उसने समझाया। नाइटिंगेल का चेहरा उसकी बातों से डिसअपॉइंटेड हो गया। वह धीरे धीरे पीछे हट गई और उदासी से झुक गई। जब रेम ने रेस्ट किया, रोलैंड ने उसकी नई एबिलिटी का कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट किया। उसने इसे इनडिटर्मिनेट मैग्नेटिज्म का नाम दिया। पहले की तरह यह मैग्नेटिज्म किसी भी ऑब्जेक्ट से जुड़ सकता था और एन्चांटमेंट के समय की मैजिक साइकिल को फॉलो करता था। लेकिन इंसुलेटर्स पर इसका इलेक्ट्रिकल इफेक्ट वर्चुअली नहीं था। इवॉल्व्ड विचेस के बीच रेम की मैजिकल एनर्जी सबसे कम रैंक करती थी। सिर्फ डिवाइन एम्बलम पर 2 स्टोन्स को रोशन करती थी। सीरीज ऑफ टेस्ट के बाद रोलैंड ने देखा कि रेम की नई शक्ति बैटरी के रूप में रिलेटिवली स्टेबल थी, लेकिन यह बड़े मोटर्स को चलाने या स्टीम इंजन के पावर से नहीं मिलती थी। इन फाइंडिंग्स को रेम को नहीं बताते हुए रोलैंड ने उसे अपनी नई एबिलिटीज को होन करने के लिए इनकरेज किया। टेस्ट्स के बाद रोलैंड ने रेम और नाइटिंगेल को लेटेस्ट चॉकलेट केक दिया शेयर करने के लिए। रोलैंड ने एगाथा के एक मेथड का भी याद किया, जिसमें कई विचेस अपनी मैजिक पावर को मैजिक स्टोन्स में इंजेक्ट करती हैं। अगर कोई विच मैजिकल एनर्जी को मैनिपुलेट या ट्रांसफर कर सके, तो यह रेम की इनसफिशिएंट मैजिक की लिमिटेशन को बाईपास कर सकता था। शाम को उसने टिली से बात की। टिली ने कंफर्म किया कि स्लम्बरिंग एल्फ में कोई भी ऐसी एबिलिटीज नहीं रखता, लेकिन उसने बताया कि कहाँ कोई मिल सकता है। टिली ने एक विच का परिचय दिया जिसका नाम था स्पीयर पर्सी। उसके पास मैजिक चैनल की एबिलिटी है, जो कई विचेस की मैजिकल एनर्जी को लिंक करने की शक्ति रखती है। वह ड्रैगन फॉल रिज पर रहती है। न सिर्फ वह एक मार्किस है, बल्कि वह ड्रैगन फॉल रिज की लॉर्ड भी है, टिली ने समझाया। उसके पिता फॉर्मर लॉर्ड पर्सी ने अपने सारे टाइटल्स और लैंड्स उसे दिए, न कि अपने दूसरे या तीसरे पुत्रों को। उनकी हाई स्टेटस की वजह से उसने अपनी आइडेंटिटी को छुपा कर रखा है और बहुत ज्यादा कंफर्टेबल लाइफ जीती है, जो अक्सर विचेस से ज्यादा है। ग्रेट माइग्रेशन के दौरान उसने टिली की मदद करने का इनिशिएटिव लिया, जिससे सदर्न भाग के टाउन से विचेस को इकट्ठा करने का प्रोसेस बहुत तेजी से हुआ। रोलैंड को कुछ अजीब लगा। वह अपने फेलो विचेस को शेल्टर क्यों नहीं देती? टिली ने सिर हिलाते हुए कहा,
स्पीयर पर्सी चाहती है कि विचेस उसकी टेरिटोरी से जल्दी चले जाएं ताकि चर्च के परसिक्यूशन से बच सकें। मार्की होने के नाते उसका लॉर्ड होना बहुत जरूरी है। अगर चर्च को पता चलेगा कि एक लॉर्ड विचेस को छुपा रही है तो उसकी स्थिति खतरे में पड़ सकती है। उनके बीच बातचीत के दौरान स्पीयर ने टिली से कहा था कि अगर विचेस को कॉमनर्स द्वारा पकड़ा जाता है तो वह प्रिजन में उन्हें डेथ रो के इनमेट्स से रिप्लेस करने की कोशिश करेगी और फिर उन्हें अपनी टेरिटोरी से स्मगल कर देगी। लेकिन अगर उन्हें जजमेंट आर्मी या चर्च के हाथ लग गया तो वह आंखें बंद कर लेगी। रोलैंड को समझ नहीं आ रहा था कि क्या वह स्पीयर को बॉर्डर टाउन आने के लिए परसुएड कर सकते हैं। टिली भी इतनी होपफुल नहीं थी, लेकिन उसने सोचा कि कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं। रोलैंड ने डिसाइड किया कि वह एक मैसेंजर भेजेगा, नाइटिंगेल को इस काम के लिए बेहतरीन चॉइस समझते हुए। तभी टिली ने कहा कि कासल में एक और विच है जिनकी एबिलिटी इवॉल्व हुई है। रोलैंड ने हाँ कहा और रेम की एवोल्यूशन का प्रोसेस छोटे से बयान किया। उसने हाइपोथेसाइज किया कि उस विच की शक्ति मैजिक का स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन है, कोई नेचुरली अकरिंग फिनोमेनॉन नहीं। वे कुछ देर तक बातें करते रहे जब टिली ने अचानक पूछा, क्या रोलैंड ऐसे दुनिया से है जहां मैजिक नहीं है? रोलैंड हैरान रह गया, उसका चाय गिराने तक का मन हो गया। तुम्हारा क्या मतलब है? टिली ने समझाया, मैंने तुम्हारे लिखे सारे बुक्स पढ़ लिए हैं और कुछ अजीब लग रहा है। तुमने हर टेक्स्ट बुक से मैजिक को नेचर से एक्सक्लूड किया है। तुम्हारा कहना है कि मैजिक नेचर का हिस्सा नहीं है। यह सुनकर रोलैंड थोड़ा स्टन्ड हो गया। उसने अचानक रियलाइज किया कि उसने टिली के सामने मैजिक को एक नेचुरल फिनोमिनन के विरोध में रख दिया था और यह समझना उसे इतना आसान लग रहा था। रोलैंड को शब्दों की कमी महसूस हुई। उसे पता था कि टिली कोई आम विच नहीं है, वह सिर्फ उसकी बहन नहीं बल्कि एक एक्स्ट्रॉर्डनरी विच भी है। एक महीने में टिली ने सारी बुक्स पढ़ ली थीं और कीली ने इस इनकंसिस्टेंसी को नोटिस किया था। इस ऑकवर्ड साइलेंस के बीच टिली ने फिर से बोला। इस बार उसकी आवाज बहुत नरम थी। वह रोलैंड से जवाब सुनने के लिए जल्दी में नहीं थी और रात को आराम करने का सुझाव दिया। जब वह जा रही थी, रोलैंड ने उसे देखा। पल में खुद को खड़ा करना भी भूल गया। ऑफिस के दरवाजे पर टिली ने रुककर पूछा, क्या मैं तुम पर विश्वास कर सकती हूँ? आमतौर पर रोलैंड कॉन्फिडेंटली हाँ कह देता, लेकिन इस बार उसने थोड़ा हेजिटेट किया। अंत में सिर्फ धीरे से एनोड कर पाया। तभी नाइटिंगेल अचानक आई और हैरानी से कहा, क्या टिली ने बिना तुमसे जवाब लिए छोड़ दिया? रोलैंड ने उसे इरिटेट होती हुई नजर से देखा। नाइटिंगेल ने रिग्रेट से भरी आंखें बनाते हुए कहा, अगर टिली ने थोड़ा और पुश किया होता तो शायद उसे तुम्हारी असली जाति के बारे में पता चल जाता। रोलैंड के मन में थोड़ा गम था, क्योंकि उसने जाना था कि टिली अपने रिलेशनशिप को खुद पर पुश करके खराब नहीं करना चाहती। चेयर पर झुकते हुए रोलैंड ने अपने स्पाइन पर एक ठंडी हवा महसूस की। टिली का व्यवहार इम्पेकेबल था। मौजूद खतरों का सामना करते हुए किसी एलाई पर विश्वास करना ज्यादा जरूरी था उनकी असली पहचान जानने से। इसलिए टिली ने अपने सवाल किए और छोड़ दिया, दोनों को थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस देने के लिए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उसे जवाब नहीं चाहिए थे। रोलैंड की सोच थी कि अगर वह टिली से अपनी असली बातें छुपाता रहा तो उनका विश्वास खत्म हो सकता है। लेकिन उसने अभी तक टिली को सब कुछ बताने का तय नहीं किया, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि टिली उसके बारे में क्या सोचती है। इन परेशान ख्यालों को भगाते हुए रोलैंड ने नाइटिंगेल से कहा कि क्या वह मेसी और लाइटनिंग के साथ मिलकर ड्रैगनफॉल रिज की स्थिति की जांच कर सकती है। नाइटिंगेल बिना किसी झिझक के मान गई, लेकिन रोलैंड ने उसके हाथों को पकड़ते हुए अपनी चिंता व्यक्त की। मुझे तुम्हारी सुरक्षा की चिंता है। नाइटिंगेल की आवाज थोड़ी नरम हो गई और उसका चेहरा लाल हो गया, लेकिन उसने रोलैंड को आश्वासन दिया, कोई बात नहीं, अगर मुझे मार्की को बंद करना पड़ता है और यहाँ लाना पड़ता है तो मैं संभाल लूंगी। रोलैंड ने डेस्क पर हाथ मारा, यही तो मैं चिंता कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम मार्की को किडनैप करके बॉर्डर टाउन लाओ। अगर तुम ऐसा करती हो तो मार्की बहुत गुस्से में होगी। उसने नाइटिंगेल से कहा कि वह बेवकूफी न करे। पहले वह सिर्फ जांच करें और फिर स्पीयर पर्सी से मिलने का मौका ढूंढे। अगर वह मना करती है तो कोई बात नहीं, उसे धमकी मत दो। नाइटिंगेल थोड़ी उदास दिख रही थी। उसने सुना कि रोलैंड को नाइटिंगेल और लाइटनिंग की जरूरत है, ड्रैगनफॉल रिज के आसपास की जांच करने के लिए। शहर की सुरक्षा, पेट्रोल टीमें और गारिसन डिप्लॉयमेंट्स को नोट करना था और फिर जल्दी से लौटना था। नाइटिंगेल ने सिर हिलाते हुए मान लिया। रोलैंड ने संदेश दिया, याद रखो, उनकी सुरक्षा सबसे जरूरी है। जल्द ही 3 विचेस अपने सफर पर निकल गईं। रोलैंड ने अपने ज्ञान को रिकॉर्ड करने के लिए मेहनत की।
उसने सोचा कि वह स्क्रॉल को मैजिक की किताब को एक कहानी की किताब में बदलने के लिए इस्तेमाल कर सकता है, कोई ऐसी कहानी जो आना ने नहीं पढ़ी हो। तभी उसे याद आया कि कल एना का अवेकनिंग डे है। अगले दिन शाम बिस्तर के पास बैठते हुए रोलैंड को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह एक सपने में है। ऐसा लग रहा था जैसे वह न किसी पुराने राजवंश के जमाने में है, न किसी ऐसे समाज में जहां इलेक्ट्रॉनिक्स भरपूर हैं, बल्कि एक बचपन में है जो इन दोनों के बीच है। यह सोचने पर उसकी नजर बिस्तर के पास बैठी लड़की पर पड़ी। वह एक कहानी की किताब पढ़ रही थी, लेकिन उसकी नीली आंखें सबसे अलग थीं। किसी समय रोलैंड ने देखा कि अन्ना ने किताब रख दी है और वह उसे जिज्ञासु रूप से देख रही है। तुम मुझे देख रही हो? उसने पूछा। उसने इंस्टिंक्टिवली अपनी नजर हटा दी, लेकिन कुछ ही पल बाद वापस देखा और मान लिया कि वह सच में उसे देख रहा है। एक साल साथ बिताने के बाद उनके बीच दोस्ती काफी गहरी हो गई थी। उन्होंने कुछ पल के लिए आंखें मिलाईं और फिर एक साथ हंसी छोड़ी। एना ने कहा, क्या मेरी मांग बहुत अजीब है? सब मेरे लिए चिंतित हैं और मेरे साथ रहना चाहते हैं, लेकिन मैं उन्हें दूर कर देती हूँ। रोलैंड ने आश्वासन दिया। ऐसा कुछ नहीं है, सब तुम्हारे फैसले को समझते हैं। ब्लशिंग होते हुए एना ने कहा, अगर एगाथा ने उन पुरानी विद्या का जिक्र नहीं किया होता तो मैं कभी ऐसी मांग नहीं करती। लेकिन उसने यह भी कहा कि आने वाले समय में दूसरी बहनें भी ऐसे ही मांग कर सकती हैं और फिर रोलैंड को असल में बहुत काम संभालना पड़ेगा। रोलैंड मुस्कुराते हुए बोला, उनकी मांग ज्यादातर आइसक्रीम सैंडविचेस के लिए ही होगी। जब एना ने सुना कि उसका अवेकनिंग डे आ रहा है तो एगाथा ने तुरंत अपने फेडरेशन के अनुभव बताए। उसने कहा कि विचेस के लिए जो अवेकनिंग या मैचुरेशन के दौरान है, उन्हें अपनी मैजिक खाली करनी होती है ताकि बैकलैश कम हो सके, और उनका इमोशनल स्टेट भी बहुत मायने रखता है। पॉजिटिव इमोशंस जैसे खुशी और संतुष्टि उनकी सफलता को बढ़ा सकती है। इसलिए पावरफुल विचेस के लिए फेडरेशन शायद उनकी मांगें पूरी करने के लिए लोग भी असाइन करता है। एना ने यह सुनकर अपनी अकेली मांग रखी। रोलैंड उसके साथ हो उसके अवेकनिंग डे पर। रोलैंड के साथ होने से उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसकी ईमानदार नजर से सामना करते हुए रोलैंड भी थोड़ा शर्माया। बीच में उसने एक किताब निकाली और उसे अवेकनिंग डे का गिफ्ट बताया। उसने काफी मेहनत से उस किताब में कुछ खास लिखने की कोशिश की थी। उसने बहुत मेहनत की थी कैलकुलस और एडवांस्ड मैथमेटिक्स का ज्ञान ट्रांसफर करने में, सिर्फ इस खास पल के लिए, क्योंकि अवेकनिंग डे एक विच के लिए जन्मदिन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। यह एक दूसरा जन्म होता है। एना को अपना गिफ्ट देखकर बहुत खुशी हुई, लेकिन जब उसने किताब उठाई तो उसने तुरंत नहीं खोली। बस उसने इसे अपनी कहानी की किताब के साथ रख दिया और धन्यवाद कहा। फिर अचानक आना उठकर रोलैंड के पास आई। मुझे कुछ खास सुनना है, उसने कहा। रोलैंड के जहन में एक ख्याल आया। पिछली बार जब उसने आना को कहानी सुनाई थी, वह बीच में ही सो गई थी। आना, तुम्हें याद है ना, मैंने एक बड़े शहर के बारे में बात की थी, रोलैंड ने शर्माते हुए कहा। लेकिन वह ग्रे कैसल की बात नहीं कर रहा था। एना ने नरम आवाज में कहा, मुझे पता है। फिर अचानक उसने रोलैंड को धीरे से धक्का दिया और उसकी आंखों में देखा। एना समझ गई थी कि कुछ बातें रोलैंड के लिए कहना आसान नहीं है, लेकिन अगर ऐसा है तो उसे कहने की जरूरत नहीं। जब वह उसके साथ थी, एना को लग रहा था कि वह अकेली नहीं है। रोलैंड के साथ जितने लोग होते, उन्हें लगता कि रोलैंड सबसे अलग है। फिर मजाक करते हुए एना ने एक वेजर का सुझाव दिया। मुझे लगता है मैं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ गैस कर सकती हूँ। मैं अपने स्पेकुलेशंस एक नोटबुक में लिखूंगी और जब तुम्हारे पास शेयर करने का वक्त आए, हम देखेंगे कि मैंने कितना सही गैस किया। रोलैंड ने नहीं पूछा कि बैट क्या है, क्योंकि जीतने या हारने का उनके बीच कोई सिग्निफिकेंस नहीं था। एना ने शायद यह ज्यादा रोलैंड को कंफर्ट देने के लिए सजेस्ट किया था, न कि सच में बैट करने के लिए। सब विचेस में एना ही थी जो रोलैंड के विचारों को सबसे ज्यादा समझती थी। उसने सिर हिलाया। फिर तीन विचेस जो स्पेशल विंड रेजिस्टेंट कोट्स पहने हुए थीं, जो हिज हाइनेस ने उन्हें दिए थे, अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गईं। लाइटनिंग और मेजी को शहर में दाखिल करने के बाद नाइटिंगेल सीधा कासल की तरफ चली गई। कासल में मार्किस अपने डेस्क पर बैठी थी और उसका क्विल पार्चमेंट पर तेजी से चल रहा था। अचानक उसने देखा और पूछा, वहां कौन है? नाइटिंगेल ने अपना परिचय दिया और कहा, मैं बॉर्डर टाउन से एक विच हूँ। अपनी कंपोजर बनाए रखते हुए मार्किस ने फिर से पूछा, तुमने दरवाजा क्यों नहीं नॉक किया? नाइटिंगेल ने हल्की हंसी से जवाब दिया, अगर मैंने नॉक किया होता तो मुझे गार्ड से मिलना पड़ता, मार्किस से नहीं। मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, इसलिए मेरे स्लीव में छिपी क्रॉसबो की जरूरत नहीं। मार्की थोड़ी चौंक गई
और अपने हाथ को खींचकर अपने सीने पर बंद कर लिया। नाइटिंगेल, तुम रोलैंड ग्रे कैसल के चौथे प्रिंस का संदेश लेकर आई हो। उसने बताया है कि उसने वेस्टर्न रीजन में एक नया ऑर्डर बनाया है जहां विचेस आम लोगों के साथ रह सकती हैं। उसने उम्मीद की है कि तुम उसकी मदद कर सकोगी बॉर्डर टाउन में। जब मार्किस ने सुना कि यह चौथा प्रिंस है, उसके दिमाग में उनका मजाक उड़ाता हुआ याद आया। मार्किस के चेहरे पर डिसबिलीफ का रंग छा गया। उसने सोचा कि नाइटिंगेल झूठ बोल रही है। लॉर्ड ऑफ बॉर्डर टाउन तो सिर्फ एक रेबल प्रिंस है जो किसी सुनसान जगह पर एग्जाइल है। नाइटिंगेल ने तुरंत उसका गलत फहमी दूर किया। नहीं, टिमोथी असली यूजरपर है और बहुत जल्दी प्रिंस रोलैंड अपना हक का सिंहासन वापस ले लेगा। लेकिन यह बात इतनी जरूरी नहीं थी। नाइटिंगेल का सिर्फ यह चाहना था कि मार्किस उसकी मैजिकल चैनल एबिलिटी के लिए मदद करे बॉर्डर टाउन में। मार्की कुछ देर चुप रही, फिर पूछा, क्या यह थ्रेट है या इनविटेशन? नाइटिंगेल ने श्रग करते हुए कहा, यह तो ऑब्वियस है, इनविटेशन है। हिज हाइनेस कभी भी किसी विच को जबरदस्ती नहीं करते। वैसे मुझे भी यह अप्रोच पसंद नहीं है। मार्की ने बिना किसी हिचकिचाहट के मना कर दिया। अगर रोलैंड को सच में मेरी मदद चाहिए थी तो उसे मेरे पास आकर नोबल की तरह बात करनी चाहिए थी, न कि लोगों को मेरे कासल में छिपाकर भेजना चाहिए। नाइटिंगेल ने इस जवाब को समझा। उसने मार्किस को हल्का सा नोट दिया, फिर अपना हुड पहनकर जाने के लिए तैयार हो गई। मार्किस सच में हैरान थी। नाइटिंगेल ने जवाब दिया, मैंने मैसेज डिलीवर किया है और अब मैंने रिस्पॉन्स भी ले लिया। मेरा मिशन खत्म हो गया। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम ये सोच रही हो कि मैं तुम्हें किडनैप करने आई हूं? मार्की ने कुछ देर सोचकर पूछा, तुम्हें मेरी एबिलिटीज के बारे में कैसे पता चला? क्या तुमने उन विचेस से संपर्क किया जो fjords गई थी? नाइटिंगेल ने जवाब दिया, तुम्हारा स्पेकुलेशन सही है। टिली विंबलटन अभी बॉर्डर टाउन में अपने भाई के साथ है। हिज हाइनेस की मदद करने के लिए मंथ ऑफ द डीमंस में टिली ने हिज हाइनेस को स्पीयर पर्सी और तुम्हारी एबिलिटीज के बारे में बताया। मार्किस ने एक कप चाय डाली और नाइटिंगेल को दिया, फिर पूछा, क्या यह सच है कि चौथे प्रिंस ने अपने टेरिटरी में विचेस और कॉमनर्स के लिए एक सिस्टम बनाया है जहां वो साथ रहते हैं? नाइटिंगेल ने मुस्कुराते हुए समझाया, सिर्फ यही नहीं, रोलैंड ने अपने टेरिटरी से चर्च का इन्फ्लुएंस भी निकाल दिया है। अब बॉर्डर टाउन में डजन से ज्यादा विचेस रहती हैं और लोग उन्हें अपनी डेली लाइफ का हिस्सा समझते हैं। मार्किस ने नाइटिंगेल को एक और कप चाय दिया, उसकी और भी बातें सुनने की इच्छा से। नाइटिंगेल मुस्कुराई और हिज हाइनेस द्वारा विच यूनियन की क्रिएशन, ड्यूक रायन के साथ जंग और चंगडू स्ट्रॉन्गहोल्ड को वापस लेने के बाद की गवर्नेंस के बारे में डिस्कस करने के लिए तैयार हो गई। तभी अचानक से खिड़की पर तेजी से नॉक हुआ। नाइटिंगेल ने खिड़की खोली और देखा कि मेजी बाहर झुकी हुई है। लाइटनिंग ने कुछ अनयूजुअल डिस्कवर किया है। जजमेंट आर्मी का एक फोर्स कासल की तरफ आ रहा है। पिजन ने अपने पंख हिलाते हुए रिपोर्ट किया, और वहां कम से कम 20 हैं। नाइटिंगेल ने पूछा, क्या ये मार्किस से मिलने आए हैं? मार्किस ने जवाब दिया, मैंने आज चर्च के साथ कोई अपॉइंटमेंट स्केड्यूल नहीं किया है। नाइटिंगेल ने उसे छिपने या अपने पर्सनल गार्ड्स को उन्हें इंटरसेप्ट करने की सलाह दी ताकि उनके इंटेंशंस जान सकें। लेकिन अभी उसने बात पूरी नहीं की थी कि नीचे से केओटिक फुटस्टेप्स की आवाज सुनाई दी और तलवारों की टकराने की आवाजें और तेज हो गईं। मार्किस का चेहरा बदल गया और उसने अपने गार्ड्स को बुलाया। नाइटिंगेल ने एक बार फिर मार्किस से निकलने को कहा, यह वादा करते हुए कि वह उसकी रक्षा करेगी। लेकिन मार्की ने मना कर दिया, यह मेरी टेरिटोरी है। जब तक उसके शब्द पूरे होते, दरवाजा जोर से खुल गया। एक ग्रुप ऑफ फुली आर्मर्ड जजमेंट नाइट्स अंदर घुस आई, तलवारों को उठाए और मार्किस को घेर लिया। इस समय नाइटिंगेल ने मिस्ट में घुसकर देखा कि इन नाइट्स के पास गॉड्स पनिशमेंट स्टोन्स हैं। खिड़की से उसने दो छोटी लड़कियां, मेजी और लाइटनिंग, को देखा जो छिपकर बैठी थी, भागने की बजाय। अचानक मार्किस की तरफ से एक गुस्से भरा जवाब सुनाई दिया, रेडविन, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम्हें कैसे हक है उन्हें मेरे कासल में लाने का? क्राउड में से एक आदमी की आवाज आई, फादर ने एक डीमन के मिनियन को टाइटल दिया, यह गलत है। मैं बस अपनी गलती सुधार रहा हूं। मार्किस ने अपने छोटे भाई की तरफ देखते हुए डिसबिलीफ से कहा, यह तो खुला झूठ है। रेडविन ने जोरदार जवाब दिया, हाई प्रीस्ट अपना जजमेंट देगा। फादर शायद धोखा खा गए हैं, लेकिन दूसरे नहीं। मार्किस का लहजा बदल गया। उसने पूछा, यह सब किसने किया? रेडविन खुद से ऐसा नहीं सोच सकता, क्योंकि उसके पिता ने उसे इसीलिए चुना था क्योंकि रेडविन और उनका छोटा भाई बिल्कुल बेकार है। आदमी ने चीख कर कहा, शट अप। उसके इस आउटबर्स्ट के बाद नाइटिंगेल ने एक तेज थप्पड़ सुना और मार्किस का दर्द भरा ग्रंट सुना। पीछे से एक प्रीस्ट ने रेडविन को कहा, ट्रायल के दौरान स्पीयर पर्सी एक नोबल है
तुम्हें उसे प्रॉपर मैनर्स से ट्रीट करना चाहिए। जब मार्की को वहां से ले जाया गया, कमरे में सिर्फ दो आदमी बचे, रेडविन और प्रीस्ट। प्रीस्ट ने रेडविन को बताया कि वह जल्दी ड्रैगनफॉल रिज को संभाल लेगा और नया लॉर्ड बनेगा। उसने यह भी कहा कि स्पीयर पर्सी को जल्दी स्क्वायर में एक विच के रूप में लटकाया जाएगा। उसने रेडविन से कहा कि वह अपने मिनिस्टर्स, नाइट्स और सबॉर्डिनेट्स को इस बारे में इन्फॉर्म करे, क्योंकि अगर वह मार्किस की कुछ प्रिविलेजेस और ट्रेजरी उनके बीच बांट दे तो उसका पोजीशन और भी मजबूत हो जाएगा। दोनों आदमी हंसी मजाक करते हुए चले गए। जब वे चले गए तब नाइटिंगेल ने मिस्ट से बाहर आकर अपना चेहरा दिखाया। मेसी और लाइटनिंग ने उसके पीछे आकर अपनी नीयत बताई, मार्किस को बचाना और चर्च को पूरी तरह से खत्म करना। नाइटिंगेल ने अपने सिर को हिलाया। बच्चों, जब से हमने दो डीमंस को हराया है, तुम दोनों का कॉन्फिडेंस थोड़ा ज्यादा हो गया है। यह जरूरी नहीं कि अच्छा हो। नाइटिंगेल ने मना किया, कहते हुए, हमें चर्च का सामना अभी नहीं करना चाहिए। मैं चाहती हूं कि डिस्क्रीटली मार्किस को रेस्क्यू करूं ताकि वह हमारे साथ बॉर्डर टाउन चलने को मान जाए। कॉम्बैट बहुत रिस्की है क्योंकि दुश्मन हमसे बहुत ज्यादा हैं और सबके पास गॉड्स पनिशमेंट स्टोन्स हैं। उसने दोनों लड़कियों को छिपने को कहा जब तक वह पहले और इन्फॉर्मेशन इकट्ठा नहीं कर लेती। रात का वक्त था। नाइटिंगेल ने पूरे क्षेत्र का जायजा लिया। उसने देखा कि स्पीयर कहां बंदी बनी हुई थी। वह एक पुराने टॉवर के बेसमेंट में थी। नाइटिंगेल ने सोचा कि वह रात के बाद उसे बचाएगी जब सब कुछ शांत होगा, लेकिन पहले उसे चर्च की नीयत समझनी थी। वह चुपचाप टॉवर में वापस गई। धुंध में उसने एक रास्ता चुना जो सीधा टॉप फ्लोर तक गया, जहां वह एक शानदार कमरे में छुप गई। बाहर से कदमों की आवाज सुनाई दी। नाइटिंगेल ने समझा कि दो लोग हैं। पहली बात करने वाली एक औरत थी जो कह रही थी, हमें यह पता चला है कि मार्किस असल में एक विच है। नाइटिंगेल हैरान हुई। यह तो बदल गया है, उसने सोचा। दूसरा आदमी वही प्रीस्ट था जो पहले मिला था। उसकी आवाज में डर था। यह तो परफेक्ट है। वह औरत ने सिर हिलाया। चीजें बदल गई हैं। पोप कहता है कि कोई भी नई विच को होली सिटी को दे देना चाहिए। उन्हें सजा को हैंगिंग से बर्निंग में बदलना होगा। जब दरवाजा खुला, नाइटिंगेल ने सोचा, ये औरत कौन है जो प्रीस्ट को डर में रख रही है। उसने देखा कि उस औरत के अंदर एक मैजिक कोर था। यह भी एक विच है, उसने समझा। नाइटिंगेल का पहला इंस्टिंक्ट था पीछे हटना, लेकिन औरत ने तेजी से सिल्वर व्हिप निकाली और उसकी तरफ दौड़ी। नाइटिंगेल ने रिफ्लेक्सिवली पीछे झुककर अपने आप को बचाया। उसने मोमेंटम का इस्तेमाल किया और दरवाजे की तरफ दौड़ गई। उनके बीच फासला बना दिया। प्रीस्ट डर से औरत के पीछे छिप गया। जजमेंट सोल्जर्स को बुलाने का सोचो, औरत ने मुस्कुराते हुए कहा। जरूरत नहीं है, मैं खुद एक विच को शिकार करने निकली हूं। जब वह बातें कर रही थी, नाइटिंगेल उसे देख रही थी। उसे महसूस हुआ कि चर्च छुप के विचेस को तैयार कर रहा है, और इस बात का पता चलने से उसकी आंखें गुस्से से भर गईं। ये लोग अपनी जात से अलग हो गए हैं, उसने सोचा। उसने एक याद किया जब उसने रॉयल कैपिटल में एक शातिर को देखा था जिसने वेंडी को बिना किसी हिचकिचाहट के चाकू से घुसा दिया था। ये लोग अब उसकी तरह से नहीं रहे। नाइटिंगेल ने अपनी रिवॉल्वर निकाली। वह व्हाइट हेयर्ड विच, जिसकी आंखें एक रिबन से ढकी हुई थीं, ने कहा, तुम कहां से हो? नाइटिंगेल चुप रही। उसकी नजर रिबन पर थी जो विच की नजर को ढक रहा था। विच ने नाइटिंगेल से कहा, सर्व करो चर्च को, एक प्योर वन बनो। नाइटिंगेल ने हंसी मजाक में कहा, मुझे ऐसा बकवास नहीं चाहिए। अपनी बात के साथ नाइटिंगेल ने मिस्ट से निकलते हुए ट्रिगर दबा दिया। गन से आग निकली, लेकिन विच ने अपनी सिल्वर व्हिप से गोली को रोका। विच ने नाइटिंगेल के छिपे हुए वेपन में दिलचस्पी दिखाई, लेकिन उसकी आवाज अचानक से ठंडी हो गई। उसने फैसला कर लिया था, नाइटिंगेल को मारना होगा। सिल्वर ग्लीम ने नाइटिंगेल की तरफ फिर से हमला किया, पर इस बार वो हजारों व्हिप में बदल गई, जिससे नाइटिंगेल को पकड़ने की कोशिश की गई। नाइटिंगेल ने परेशान होकर डॉज किया, लेकिन कमरा छोटा था और उसका बचना मुश्किल हो गया। एक सिल्वर स्ट्रीक ने उसकी टांग को छू लिया, जिससे वो जमीन पर गिर गई। इंजरीज का आकलन करने का समय नहीं था। नाइटिंगेल ने अपनी रिवॉल्वर से गोली चला दी। सिल्वर व्हिप ने गोली को तेजी से डिफ्लेक्ट किया और नाइटिंगेल को रीलोड करने का समय नहीं मिला। उसे इस बंद कमरे से बाहर निकलना था। व्हाइट हेड विच ने हाई प्रीस्ट को जल्दी से लॉकडाउन करने के लिए आदेश दिया और एक्स्ट्रा गार्ड्स को बेसमेंट भेजने के लिए कहा। जैसे ही प्रीस्ट परेशान होकर चला गया, विच जमीन पर बैठ गई। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने महसूस किया कि वो बिल्कुल थक गई है। उसकी ऑफेंसिव और डिफेंसिव पावर्स दोनों ही मजबूत थीं, लेकिन नाइटिंगेल के प्रोजेक्टाइल्स को डिफ्लेक्ट करने से उसका पूरा मैजिकल एनर्जी खत्म हो गया था।
अब वो अपने एबिलिटीज भी मेंटेन नहीं कर पा रही थी और थकान महसूस कर रही थी। मैं नाइटिंगेल को पकड़ के रहूंगी, उसने गुस्से से सोचा। नाइटिंगेल अपने ज्ञान का इस्तेमाल करते हुए सीधा बेसमेंट में गई, जहां स्पीयर बंदी थी। स्पीयर ने शोर सुना और देखा। तुम कैसे आई? नाइटिंगेल ने उसे चुप रहने का इशारा किया। जेल के दरवाजे के बाहर जाकर उसने अपने डैगर से 2 गार्ड्स को जल्दी से खत्म कर दिया। जब वो वापस सेल में आई, तब उसने अपनी इंजरीज देखी। उसकी काफ से खून बह रहा था। यह सब चर्च की साजिश है, सिर्फ ड्रैगन फॉल रिज पर राजा बनने की ख्वाहिश है, नाइटिंगेल ने बताया। स्पीयर ने अपने भाई के बारे में पूछा। वह चर्च का पपेट बन गया है, नाइटिंगेल ने जवाब दिया। स्पीयर का गर्दन अब भी गॉड पनिशमेंट के स्टोन से बंधा हुआ था। उन्हें पहले एक की ढूंढनी थी। तभी एक बेल की साफ आवाज टावर के ऊपर से सुनाई दी। यह अलार्म था। यह अलार्म पैराडॉक्सिकली नाइटिंगेल की मदद कर रहा था। बेसमेंट में स्टेशन चर्च सोल्जर्स ने बेल सुनी और सिर्फ एक एग्जिट पर इकट्ठा हो गए। नाइटिंगेल ने इस मौके का फायदा उठाया और तुरंत उन सब पर गोली चला दी। जल्दी ही वह एक और कमरे में गई, जहां एक मेटल एपरेटस था। उन्होंने टूल्स का इस्तेमाल करके गॉड्स पनिशमेंट लॉक खोला। लेकिन जब उन्होंने यह किया, तब आर्मर्ड फुटस्टेप्स की आवाज बेसमेंट एंट्रेंस की तरफ आई। नाइटिंगेल ने स्पीयर को मिस्ट में खींच लिया, सिर्फ यह समझने के लिए कि आने वाला जजमेंट आर्मी क्रॉसबो से उजड़ा हुआ है, जिनमें गॉड पनिशमेंट के स्टोन्स लगे हुए थे। क्रॉसबो स्ट्रिंग्स की वॉर्निंग रिलीज सुनते ही नाइटिंगेल ने स्पीयर को अपने सामने रखा और चिल्लाई, डक! एक तेज दर्द उसकी पीठ में चुराया गया जब कई बोल्ट्स ने अपने निशाना बना लिया। दर्द सहते हुए नाइटिंगेल ने स्पीयर के साथ मिस्ट में घुस गया। बेसमेंट से बचकर निकलते ही नाइटिंगेल ने देखा कि स्पीयर को चोट लगी है। स्पीयर बेकार से पूछती है, क्या तुमने मुझे बोल्ट से बचा लिया? नाइटिंगेल ने समझाया, अगर तुम पर लगती तो तुम्हारी जान बचने की कोई उम्मीद नहीं होती। मेरे पर लगी है तो शायद मैं अब भी जी सकती हूँ। उसने फिर एक बैम्बू ट्यूब निकाला और उससे एक चमकदार लाल बीम ऑफ लाइट निकाली, जो आसमान की तरफ चली गई। जजमेंट आर्मी ने देखा और हमला करने की तैयारी की। तभी मेजी आई, उसका बड़ा टेल आसपास की दीवारों को तोड़ता हुआ। बड़ी बड़ी चट्टानें गिरने लगीं, जिससे जजमेंट सोल्जर्स बिखर गए। स्पीयर ने इस जायंट बर्ड को देखा। वाह! लाइटनिंग ने जल्दी से नाइटिंगेल को उठाया और स्पीयर से कहा, मेजी पर चढ़ जाओ। वह दोनों ऊपर उड़ गए, तेजी से एक रिज पर पहुंचे, जहां उन्होंने चारों के लिए एक बड़ा टेंट लगाया। कैंपफायर ने ठंड को दूर किया। लाइटनिंग और मेजी ने नाइटिंगेल से कहा कि वह अपने कपड़े उतारे ताकि वे उसकी चोटों का इलाज कर सकें। जब नाइटिंगेल ने अपना टॉप उतारा, तब उसकी पीठ में तेजी से दर्द महसूस हुआ। स्पीयर ने चिंता से नाइटिंगेल को देखा। क्या तुम ठीक हो? उसकी आवाज में फिक्र थी। स्पीयर का चेहरा उदास था जब उसने याद किया कि नाइटिंगेल ने उसकी रक्षा करते हुए क्रॉसबो से गोली खाई थी। तुमने मेरे लिए इतना बड़ा खतरा उठाया, उसने कहा। नाइटिंगेल ने मुस्कुराकर कहा, मैं ठीक हो जाऊंगी। तुम्हारा रक्षा करना मेरे लिए जरूरी था। दोनों ने एक दूसरे को देखा, समझते हुए कि यह मुश्किल समय उन्हें और भी मजबूत बनाएगा। मेसी ने एक बड़ा बैकपैक खोला और अंदर से फर्स्ट एड सप्लाईज निकाली, जिसमें बैंडेजेस और डिसइंफेक्टेंट अल्कोहल की बोतल थी। उसके साथ हर्बल पत्ते भी थे, जो लीफ ने तैयार किए थे। अल्कोहल का तीखा दर्द देखकर भी नाइटिंगेल ने अपनी मुस्कुराहट छुपाई। दोनों लड़कियों ने मिलकर काम किया। एक ने घाव को डिसइंफेक्ट किया और दूसरी ने हर्बल पेस्ट लगाया। जब वो उसका इलाज कर रही थी, नाइटिंगेल ने स्पीयर से उसके प्लान्स के बारे में पूछा, खासकर उसके भाई के चर्च के असर में धोखा देने के बारे में। स्पीयर ने अपने हाथों को बांधकर कहा, मैं रेडविन और चर्च दोनों को इसकी सजा दूंगी। नाइटिंगेल ने सिर हिलाया। स्पीयर, चर्च का रीच और उनका रूथलेसनेस समझना मुश्किल है। अगर उनके रास्ते में कोई किंग भी आता है, तो वो बिना सोचे समझे उसे खत्म कर देंगे। इटर्नल विंटर और वुल्फ हार्ट किंगडम्स का हाल इसकी बड़ी मिसाल है। स्पीयर ने खुद को संभाला और पूछा, क्या चर्च वाकई में 4 बड़ी किंगडम्स को एनेक्स करने की प्लानिंग कर रहा है? स्पीयर ने सुना था कि कुछ मर्चेंट्स ऐसे किस्से सुनाते हैं, पर कैपिटल के अधिकांश नोबल्स को यह बकवास लगता है। नाइटिंगेल ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत कुछ है जो तुम और वो नोबल्स नहीं जानते। यदि तुम इन छिपी हुई साजिशों को समझना चाहती हो, तो तुम्हें विचेस यूनियन ज्वाइन करना होगा। ड्रैगनफॉल रिज को रिक्लेम करने के लिए तुम हिज हाइनेस से भी मदद ले सकती हो। स्पीयर ने झिझकते हुए पूछा, क्या प्रिंस रोलैंड वाकई में मेरी मदद करेगा? बैंडेज होने के बाद नाइटिंगेल ने उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखा। हाँ, चर्च को खत्म करना हमारा फर्ज है, और अगर कभी तुम वेस्टर्न टेरिटरी छोड़ना चाहती हो,
तो तुम बिना किसी रुकावट के जा सकती हो। हिज हाइनेस कभी किसी को नहीं रोकता। स्पीयर थोड़ी देर चुप रही, जैसे किसी बात पर सोच रही हो। फिर उसने कॉन्फर्मेशन मांगा, क्या रोलैंड वाकई में विचेस और कॉमनर्स के बीच हार्मनी बनाने में सफल हुआ? यह सुनते ही बॉर्डर टाउन की विचेस के दिल में एक गर्व का एहसास हुआ। नाइटिंगेल ने गहरी नजर से देखा और कहा, उसका टेरिटरी वाकई ऐसा ही एक स्थल है। यह विचेस के लिए होली माउंटेन है। स्पीयर ने सिर हिलाया। तो हमें कल निकलना चाहिए। लेकिन दोनों नाइटिंगेल और लाइटनिंग ने एक साथ कहा, अभी नहीं। और फिर वो दोनों हंसने लगी। उन्हें पता था कि आने वाले दिनों में चर्च जरूर नई होली सिटी को संदेश भेजने वाला है और उनका काम होगा इन सभी कैरियर पिजन्स को इंटरसेप्ट करना। मेसी ने लेडी स्पीयर को बॉर्डर टाउन वापस ले जाने का इरादा किया, जबकि नाइटिंगेल और लाइटनिंग के पास कुछ और काम था। 3 दिन बाद लाइटनिंग और नाइटिंगेल एक पेड़ पर बैठे चर्च के एनवॉय को देख रहे थे। अचानक मेसी आई और उसके पीछे एक विच ग्रेसफुल तरीके से उतरी। एक तेजी से उसकी मैसिव सोर्ड का एक चलाकर उसने लीड एनवॉय को काट दिया। पूरी एनवॉय आर्मी ने अपने हथियार निकाल लिए, लेकिन कोई भी एशेस के एक भी स्ट्राइक को सह नहीं पाया। उसी समय एंड्रिया प्रवेश करती है और अपने उंगलियों से गोल्डन रेडियंस में चमकती एरोज छोड़ती है। दोनों लड़कियां एक साथ काम करते हुए चर्च के एनवॉय को जल्दी से खत्म कर देती हैं। नाइटिंगेल दूसरी तरफ झुकती है और स्लम्बरिंग आयल की विच की मदद से उन्हें पूरा एनवॉय ग्रुप हराने में कोई शक नहीं था। लेकिन नाइटिंगेल का इरादा व्हाइट हेयर्ड विच को खुद संभालने का था। उसने अपनी पिस्टल खींची और अचानक मिस्ट से निकलकर सामने वाले दुश्मनों को खत्म कर दिया। फिर उसने कैरेज पर गोली चलाई, जिससे चर्च की प्योर वन तुरंत कूदकर फॉरेस्ट की तरफ भाग गई। हालांकि प्योर वन ने कुछ बुलेट्स को डिफ्लेक्ट किया, लेकिन अब वो बंद कमरा नहीं था। नाइटिंगेल के इवेसिव मैन्यूवर्स ने उसे सिल्वर वेब से बचने में मदद की। जब नाइटिंगेल ने और गोलियां चलाई, तब प्योर वन की विप की रोशनी धुंधली होने लगी। जब मौका मिला, नाइटिंगेल की गोली प्योर वन के कंधे पर लगी, जिससे वो लूज बैलेंस होकर जमीन पर गिर गई। नाइटिंगेल ने उसे तुरंत काबू में कर लिया। उसकी पावर को हार्नेस करने की कोशिश करते हुए प्योर वन ने उस पर गॉड पनिशमेंट का स्टोन फेंकते हुए कहा कि यह उसके खुद के फॉलोअर्स से लिया गया था। नाइटिंगेल ने उसकी तरफ देखा और बोला, चर्च इन स्टोन्स का इस्तेमाल विचेस को कंट्रोल करने और नुकसान पहुंचाने के लिए करता है, और तुम फिर भी इस बुरे काम का साथ देती हो। प्योर वन ने दांत से कांपते हुए कहा, तुम्हें तो गॉड सजा देंगे। डैम डीमन! नाइटिंगेल ने बिना किसी भावना के अपनी गन को प्योर वन के चेस्ट की तरफ एम किया। उसने कोई पछतावा नहीं महसूस किया, क्योंकि उसने रोलैंड से वादा किया था कि वो उसके लिए शील्ड और ब्लेड बनेगी। फिर उसने ट्रिगर दबा दिया। कुछ ही पल बाद जंगल में खामोशी छा गई। नाइटिंगेल ने प्योर वन के सामान की जांच की। उसकी रोब के अंदर से उसने एक लेटर, एक सील और एक बैज निकाली। उसके पास कुछ और नहीं था। शायद उसने अपनी जिंदगी में कभी कुछ एंजॉय नहीं किया। विच का रिबन हटाते ही नाइटिंगेल ने देखा कि उसका चेहरा नया है, लेकिन आंखों के आसपास के स्कार्स ने उसकी खूबसूरती को खराब कर दिया था, जैसे किसी ने उसे बार बार गर्म लोहे से सीधा किया हो। ये स्कार्स क्या पहले से थे या चर्च के साथ काम करने के बाद बने, यह एक रहस्य था। तभी लाइटनिंग आकाश से आई, एक स्ट्रगलिंग आदमी को पकड़कर, और उसे आसानी से जमीन पर गिरा दिया। वो आदमी एक हाई प्रीस्ट लग रहा था। लाइटनिंग ने गिरती हुई प्योर वन की तरफ देखा। उसकी शक्ल देखकर तो ऐसा लगता है कि ये उन्हें दुश्मन समझती है जो मारने चाहिए। नाइटिंगेल ने पकड़े गए आदमी पर ठंडी नजर डाली, और जब उसने उसकी मुंह से एक कपड़े का टुकड़ा खींचना शुरू किया, तो वह आदमी चीखा, यह आर्च बिशप टेफ्लॉन की प्योर वन है। चर्च तुम्हें शहर के दरवाजों पर लटका देगी ताकि कौवे उन्हें खाएं। नाइटिंगेल ने ठंडी आवाज में कहा, तुम्हें अपने बारे में ज्यादा चिंता करनी चाहिए। वह आदमी गालियां देने लगा। यही वजह है कि इसे गैग कर देना चाहिए, लाइटनिंग ने एक चक्कर देकर कहा। नाइटिंगेल ने फिर से कपड़ा उसके मुंह में डाल दिया। चलो, इसे हिज हाइनेस के पास ले चलो। मैंने सुना है कि वो इंटेरोगेशंस में काफी महारत रखता है। जल्द ही एंड्रिया, एशेस और मेजी भी आईं। एंड्रिया ने गिरती हुई प्योर वन की तरफ एक छोटी सी नजर डाली, जैसे वह चाहती हो कि नाइटिंगेल उसकी जिंदगी बचा ले। लेकिन ऐश ने बीच में बोला, दुश्मन एक विच है। किसी भी तरह की हेजिटेशन या ओवरसाइट जानलेवा हो सकती है। अगर यह मेरी बात होती तो मैं भी इसे जीने नहीं देती। उसने एंड्रिया को याद दिलाया कि ये विचेस अपने ही परिवार के साथ और भी ज्यादा ब्रूटल होती हैं। मैंने कभी किसी मॉन्स्टर या डीमन को किसी को बंदी बनाते और सालों तक टॉर्चर करते नहीं देखा। अपने विचार को खत्म करते हुए ऐश ने अपने खून से भरे ग्लव्स उतार दिए
और नाइटिंगेल की तरफ हाथ बढ़ाया, उसकी एक्शंस की सराहना करते हुए। नाइटिंगेल ने ऐश का हाथ पकड़ा और मुस्कुराई, यह समझते हुए कि इतनी कठोर इंसान भी उसका सहारा बन सकती है। शायद ऐश नहीं चाहती थी कि नाइटिंगेल विचेस का जीवन लेते हुए ज्यादा बोझ महसूस करे। लाइटनिंग ने उनके हाथों के ऊपर अपना हाथ रखा और फिर मेजी ने भी। एंड्रिया ने थोड़ा आंख मारते हुए शर्मिंदा होकर उनके ऊपर अपना हाथ रखा। फिर सुंदर टोन में उसने कहा, अगर सिर्फ ऐश का हाथ होता तो मैं इसे नहीं छूती, मैं यह सिर्फ नाइटिंगेल के लिए कर रही हूँ। इसके बाद पांचों ने मिलकर अपने हाथ आसमान की तरफ उठा दिए। यह विचेस यूनियन और स्लम्बरिंग आइल के बीच पहली बार का साथ था, चर्च के खिलाफ एक जोरदार काउंटर स्ट्राइक देने के लिए। आज का वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, इससे आपको हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। और अगर आपका कोई फीडबैक या सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।